ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? अ गैल्वेनोमीटर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम and the maximum deflection current is a 1 milliampere. So find the RS to convert it into an ammeter of IA that is equals to 10 ampere. पहले ये वाला पार्ट देखते हैं जल्दी से। तो ये है हमारा वो गैल्वेनोमीटर, ये हमारा है RG, और ऑब्वियसली इसके साथ हमारा एक शंट रेजिस्टेंस जो है वो हमारा कनेक्टेड है इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ना यहां पर जब मैं 10 एम्पियर पास करूंगा तो इसके थ्रू जो करंट हमारा फ्लो करना चाहिए वो केवल और केवल 10 to the power -3 एम्पियर होना चाहिए, यानी लगभग पूरा 10 एम्पियर इसके थ्रू ही हमारा पास कर जाएगा। दैट्स फॉर श्योर। ना अब अगर हम लोग ध्यान दें यहां पर, ठीक है, सो हम लिख सकते हैं RS इंटू 10 इज इक्वल्स टू RG इंटू 10 to the power of -3। तो जो हमारा RS आएगा RG दैट इज 100 इंटू 10 to the power of -4 दैट विल बी इक्वल्स टू 10 to the power of -2 ओम। तो पहला पार्ट तो हमारे पास आ चुका है, जो RS का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 10 to the power -2 ओम। अब अगला बोला है जो RS ऑफ दिस वैल्यू इज अवेलेबल बट इट विल गेट बर्न्ड इफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 वाट। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है इसका जो पावर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू I² इंटू R। ठीक है, यहां पर एक्चुअली इक्वलिटी साइन को हटा दो, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो I² का वैल्यू जो है वो है हमारा 100 इंटू 10 to the power -2 दैट इज इक्वल्स टू 1 वाट। टू बी फ्रैंकली प्रिसाइज, इसका करंट एग्जैक्टली 10 एम्पियर तो नहीं है, 10 एम्पियर से थोड़ा सा कम है, तो पावर जो है वो हमारा 1 वाट से स्लाइटली कम होगा। अगर इक्वलिटी साइन दिया हुआ भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्वियस सी बात है दैट सिंपली इंप्लाइज इट विल नॉट गेट बर्न्ड। ध्यान देना, अगर इक्वलिटी साइन दिया हुआ भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका पावर एग्जैक्टली 1 वाट तो नहीं है। एग्जैक्ट पावर जो है वो 1 वाट से थोड़ा सा कम है डेफिनेटली, क्योंकि कुछ करंट तो डेफिनेटली इसके थ्रू पास हमारा कर ही रहा है। ठीक है, राइट। सो ऑब्वियसली बात है इट विल नॉट गेट बर्न्ड, ये बात हम बोल सकते हैं। सो कैन RS बी यूज्ड? या RS कैन बी डेफिनेटली यूज्ड। अब बोला है जो ये मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर है ये कनेक्टेड है अक्रॉस अ नॉन आइडियल सेल। ठीक है, अच्छा, तब उसने करंट जो दिखाया वो दिखाया हमारा 4 एम्पियर। तो सिंपल सी बात है, इसका जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर अगर हम ध्यान दें, दैट इज प्रैक्टिकली इक्वल्स टू RS दैट इज 10 to the power of -2 ओम। यानी प्रैक्टिकली ये रेजिस्टेंस लेस है, दैट इज प्रीटी ऑब्वियस। एंड नाउ अब एक नॉन आइडियल सेल के थ्रू मेरा ये एमीटर जो है वो हमारा कनेक्टेड है। सबसे पहले मैंने ये कनेक्ट किया, ये स्मॉल r है, तो करंट जो फ्लो करते हुए नजर आया दैट इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। ऑब्वियसली मैं ये वाला एमीटर का रेजिस्टेंस को अगर मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं तो मैं एक चीज लिख सकता हूं जो E/R will be equals to 4। और अब उसके बाद मैंने क्या किया हूं, इसके साथ मैंने सीरीज पर जो है एक 1.5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हूं, यानी जो मेरा नया सर्किट होगा वो मेरा इस प्रकार से होगा। 1.5 इसके साथ सीरीज पे है
और सेम एमीटर के थ्रू हमारा रिकॉर्ड लिया जा रहा है, ये हमारा 1 एम्पियर है। तो यहां पर हम साफ साफ लिख सकते हैं E बाई आर प्लस 1.5 दैट इज इक्वल्स टू 4। ये चीज हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। और अब यहां से E और R को हमें सॉल्व करके निकालना है, तो उसके लिए हमें सिंपली दोनों को डिवाइड कर देना चाहिए। तो हमारे पास जो आ जाएगा, दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो R प्लस 1.5 बाई R will be equals to 4. So we can clearly see that R will be 0.5 ohm. और जो हमारा E आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, that will be simply equals to 2 volt. जो हमारा E आएगा, that will be simply equals to 2 volt. तो मेरे ख्याल से ये पूरा चीज जो है वो यहां पर हमें समझ में आ चुका है। ओके दोस्तों, एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। एमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ Ra. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज with the resistance R and cell EMF of E with an internal resistance of small r. The current measured is IA. Find the true value of current if the ammeter is removed. And अगले स्टेप में सबका वैल्यूज दिया हुआ है। तो सवाल यहां पर यह है, जो हमारा RA मैक्स है वो RA मैक्स, एमीटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम क्या हो सकता है अगर करंट रिकॉर्ड करने में जो हमारा एरर होना चाहिए वो हमारा 1% या फिर उससे कम होनी चाहिए। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, मैं एक चीज देख सकता हूं, जो RA कैपिटल R स्मॉल r ये सारे के सारे हमारा सीरीज पे है, तो जो हमारा करंट को मेजर किया गया है दैट विल बी एप्सिलॉन इनटू कैपिटल R प्लस RA प्लस स्मॉल r, जहां पे ट्रू वैल्यू ऑफ करंट विद द एब्सेंस जो आएगा दैट विल बी कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, ये चीज जो है वो हमारे पास आ चुका है। सो हमें I निकालना है इन टर्म्स ऑफ IA। तो क्या करना चाहिए हमें एप्सिलॉन जो है उसको मैं एक बार एलिमिनेट करना चाहूंगा, तो सिंपली हम दोनों को डिवाइड क्यों ना कर दे, तो I बाई IA विल बी कैपिटल R प्लस RA प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस RA डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो जो हमारा ट्रू वैल्यू ऑफ करंट आएगा दैट विल बी IA इंटू 1 प्लस RA डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, समझ में? अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा करंट मेजर जो हमने किए हैं वो तो केवल और केवल हमने IA को ही मेजर किए हैं, बाकी I जो है इसको हमने मेजर नहीं किए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा IA होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.99I, क्योंकि एरर जो है वो 1% से कम होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, एक चीज तो निश्चित है, इससे ज्यादा करंट तो हम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हैं, यानी IA का वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में हमें लाई करना चाहिए। तो अगर हम ध्यान दें, सो RA बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r will be I by IA minus 1. So जो हमारा RA आ जाएगा that will be equals to capital R plus small r into I by IA.
तो ऑब्वियस सी बात है, IA का अगर मैं यहां पर मिनिमम वैल्यू पुट करूंगा तो ये हमारा सबसे बड़ा वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल के आएगा। यहां पर अगर हम IA का मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला चीज हमारा मैक्सिमाइज होगा, तो ओवरऑल जो हमारा RA है वो क्वांटिटी भी हमारा डेफिनेटली मैक्सिमाइज होने वाला है। ठीक है, तो RA मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाई 0.99 I -1। ठीक है, ओके। इस वक्त मैं बाइनोमियल लगा दूं तो ये आ जाएगा 1.01, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.01 into capital R plus small r. If I compute, that will be 4.25. So what we get is RA must be less than or equals to 0.0425 ohm. Okay? Pretty simple and straightforward. ओके दोस्तों, ये एक क्रोतोफ का काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर हमारा दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 और दो हमारा आइडियल एमीटर्स कनेक्टेड है। तो आइडियल एमीटर्स यानी उनका रेजिस्टेंस जो है वो 0 है। सो जब मैंने यहां पर इन दोनों को सीरीज पे कनेक्ट करके एक बैटरी के थ्रू लगाया तो A1 और A2 पे जो हमारा रीडिंग आया, A1 पे आया है N1 डिविजन्स और A2 पे आया है N2 डिविजन्स। और जब मैं पैरेलल पे कनेक्ट करके इस तरीके से मैंने बैटरी के थ्रू लगाया तो A1 पे आया है N3 डिविजन्स और A2 पे आया है N4 डिविजन्स। तो हमें R1 by R2 निकालना है। यहां पर अक्सर जो मिस्टेक होता है, तो सर सीरीज पे लगा हुआ है, दोनों पे करंट फ्लो तो सेम ही होना चाहिए, तो दोनों एमीटर का रीडिंग तो सेम ही आना चाहिए। तो कॉमन मिस्टेक जो हमारा होता है दैट इज N1 इक्वल्स टू N2 एज I in both are same. Try to realize ये एक बार भी नहीं बोला है जो रीडिंग है वो इन टर्म्स ऑफ एम्पियर। देखो करंट दोनों में सेम होना चाहिए, दैट आई एग्री, बट दो अलग अलग एमीटर है, इनका एक एक डिवीजन का वैल्यू भी तो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेम लेंथ को अगर सेंटीमीटर स्केल पे मेजर करूं और इंच स्केल में मेजर करूं तो नंबर ऑफ डिवीजन सेम थोड़ी ना आने वाला है, क्योंकि हर एक घर का जो वैल्यू है वो तो हमारा दोनों केस पर डिफरेंट है। दोनों में करंट सेम होगा सीरीज पे, ये मानने पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन दोनों का निडल सेम डिवीजन से डिफ्लेक्ट करेगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एमीटर के जो मेकिंग है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वैल्यू ऑफ one division in A1 मान लो अल्फा 1 एम्पियर एंड A2 जो होगा दैट विल बी अल्फा 2 एम्पियर। आई डोंट नो, हो सकता है एक 0.1 एम्पियर पे मेजर करता हो और दूसरा 0.5 एम्पियर पे मेजर करता हूं, तो 2 एम्पियर का करंट जब गया तो एक 4 ही डिवीजन दिखाया और दूसरा जो है वो 20 डिविजन्स दिखाया। डिविजन्स तो अलग हो सकता है। What we can say is as I are same
N1 alpha 1 must be equals to N2 alpha 2, यानी यहां से मेरे पास आ गया है alpha 1 by alpha 2 will be N2 by N1। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं, ठीक है। अब जब दोनों के थ्रू करंट फ्लो हमारा करेगा, यहां पर करंट जाता है I1 और यहां पर करंट जाता है I2। तो इन पैरेलल अगर हम ध्यान दें, जो हमारा I1 होगा दैट विल बी alpha 1 into N3, और जो हमारा I2 होगा that will be alpha 2 into N4। बट ऑब्वियसली बात है, रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो पे हमारा डिवाइड होता है, therefore I1 by I2 that is R2 by R1 that is alpha 1 by alpha 2 into N3 by N4, so that will be N2 by N1 into N3 by N4। So now we have obtained the required result that R1 by R2 will be equals to N1 N4 by N2 N3। So that will be the value of R1 is to R2। N1 और N2 को इक्वल मत कर देना, डिविजन्स बोला है, दैट इज नॉट द वैल्यू ऑफ करंट। ओके दोस्तों, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये वाला भी है, ध्यान दो। हमारे पास यहाँ पे 3 नॉन आइडियल एमीटर्स है जिनका इंटरनल रेजिस्टेंसेस है R1, R2 एंड R3। यहाँ पे R1 इज नोन, R2 एंड R3 आर नॉट नोन। तीनों एमीटर को अगर हम सीरीज पे लगाते हैं तो इन दैट केस जो एंगुलर डिफ्लेक्शन हमारा होता है देयर θ1 फॉर द सेम करंट, θ1, θ2 एंड θ3। और सीरीज में है तो करंट तो सेम ही होगा। और सेम बैटरी सोर्स के अक्रॉस पैरेलल पे लगाने पर इफ एंगुलर डिफ्लेक्शंस आर θ1 डैश, θ2 डैश एंड θ3 डैश, वी हैव टू फाइंड R2 एंड R3। तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इसके बारे में एक बार के लिए देखते हैं। ध्यान दो, एंगुलर डिफ्लेक्शन जो होता है, एंगुलर डिफ्लेक्शन जो होता है डिपेंडिंग अपॉन द मेकिंग ऑफ द एमीटर दैट इज द प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। इक्वल्स टू करंट हम एक बार भी नहीं बोल सकते क्योंकि हर यूनिट घर अलग हमारा डेफिनेटली हो सकता है। तो इन जनरल व्हाट आई कैन राइट इज I इक्वल्स टू K थीटा। K जो है वो हर एक एमीटर का जो हमारा मेकिंग है उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। सो व्हाट आई कैन राइट इज यहां से K1 θ1 will be equals to K2 θ2 and that will be equals to K3 θ3। ये रिलेशन जो है वो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। K1 θ1 will be equals to K2 θ2, that will be equals to K3 θ3। That is what I can simply write यहां पर, ठीक है। जब सीरीज में था यहां पर तो इंटरनल रेजिस्टेंस को लेकर हम कोई बातचीत कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो हमारा केवल करंट का वैल्यू देगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन यहां पर ऑब्वियसली पैरेलल पे कनेक्ट किया हुआ है तो करंट इन पे अलग अलग होगा, I1, I2 एंड I3, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है I1 हमारे पास कितना आ जाएगा, K1 θ1 डैश। I2 जो आएगा दैट विल बी K2 θ2 डैश एंड I3 जो आएगा that will be K3 into θ3 dash।
ये हमारे पास आ जाएगा I1, I2 एंड I3। नाउ अब अगर हम लोग ध्यान दें, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर पहले R2 को निकालना चाहूं तो I1 R1 वो तो हमारा नोन है, विल बी I2 इंटू R2। तो सिंपली व्हाट आई कैन राइट इज K1 theta 1 dash into R1 that will be equals to K2 theta 2 dash into R2। R1 तो हमारे पास नोन है, तो हमारे पास R2 का वैल्यू यहां से आ जाएगा, जो R2 will be simply K1 by K2 into theta 1 dash by theta 2 dash into R1। नाउ K1 by K2 कहां से निकालूंगा? अगर हम ध्यान दें, दैट विल बी सिंपली थीटा 2 by थीटा 1, सो दैट विल बी थीटा 2 by थीटा 1 इंटू थीटा 1 डैश बाई थीटा 2 डैश इंटू R1। ये हमारे पास आ जाएगा R2 का वैल्यू, और एक बार R2 का वैल्यू आ जाए तो यहां से हम सिमिलर तरीके से R3 भी निकाल सकते थे, इन दोनों को इक्वेट करते हुए, ठीक है, एंड दैट विल बी सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं, I1 R1 इज I3 R3, तो R3 उसी लॉजिक से सिंपली आ जाएगा थीटा 3 बाई थीटा 1 थीटा 1 डैश बाई थीटा 3 डैश इंटू R1। सो दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ R3, जो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, लुक एट दिस क्वेश्चन। आई हैव दिस सर्किट जहां पर रेजिस्टेंसेस जो है वो है RX। यहां पर बैटरी जो है वो एक वेरिएबल वोल्टेज वाला है। वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ इज गिवन टू अस। जो ये RX है उसका वैल्यू हमारा कांस्टेंट नहीं है। ध्यान देना, RX का वैल्यू 1 ओम होता है अगर हमारा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट या फिर उससे कम होता है, और 2 ओम होता है अगर वो 1 ओम से ज्यादा होता है। तो वी हैव टू प्लॉट द वेरिएशन ऑफ एमीटर रीडिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, इसके बारे में एक बार के लिए आइडिया लगाते हैं। अच्छा, ऑब्वियस बात है, जो हमारा वोल्टेज है इस पे अगर मैं देखूं तो साफ साफ बात है, ये लीनियर वेरिएशन है यहां पर। तो 10 सेकेंड में 10 वोल्ट बन रहा है, तो V हमारे पास सिंपली T आएगा। ये वाला पार्ट के लिए जो हमारा V है वो हमारा सिंपली T आएगा, और ये वाला पार्ट के लिए अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर हमारे पास जो आएगा दैट विल बी इसका हमारा आगे अगर मैं बढ़ाता हूं तो 20 पे ही डेफिनेटली मिट करेगा। ये स्लोप इसका -1 है, तो मेरे पास आ जाएगा यहां पर V प्लस T दैट इज इक्वल्स टू 20 फॉर द सेकेंड पार्ट। ठीक है, 20 माइनस T। तो T 10 सेकेंड तक तो हमारा ये रिलेशन फॉलो होगा, और T 10 सेकेंड के बाद जो है हमारा ये रिलेशन फॉलो होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो कब तक हम इनिशियली, तो दोनों ऑब्वियस सी बात है, सारे RX का वैल्यू हमारा 1 रहेगा, क्योंकि वोल्टेज का जो गेन 0 है, तो धीरे 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 हमारा वोल्टेज डेवलप होगा। एंड इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में तीनों का वैल्यू हमारा 1 ओम ही रहने वाला है। ठीक है, तो इनिशियली ऑल RX, ठीक है, ऑल RX इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल बी सिंपली 3/2 ओम। सो तब हमारे पास जो करंट आ जाएगा, करंट I, दैट विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई 3/2, यानी 2T/3 एम्पियर, क्योंकि V हमारा T है।
ये हमारा 2t/3 एम्पियर, इस तरीके से हमारा करंट जो है वो हमारा वेरी करने वाला है इनिशियली। ठीक है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना, पहले ये वाला चीज जो है इसके अक्रॉस 1 वोल्ट बनने वाला है, क्योंकि ये वाले पार्ट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है Rx/2 यानी हाफ है, और ये मेरा 1 है। तो इनिशियली अगर हम ध्यान दें, 3 पार्ट में अगर मैं डिवाइड करता हूं, एक पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस का इसके अक्रॉस रहेगा और एक पार्ट जो है वो इसके अक्रॉस रहेगा। तो ट्रू टिल जो हमारा 2V/3 होगा दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 वोल्ट, यानी V is less than or equals to 3/2 volt। V अगर हमारा 3/2 वोल्ट से कम है तो इन दैट केस हमारा जो R इक्विवेलेंट है वो हमारा चलता रहेगा। 3/2 वोल्ट पे जैसे ही पार करेगा तो प्रॉब्लम आएगी। बाय द वे तब तक जो हमारा करंट का रीडिंग आएगा, बाय द वे V हमारा 3/2 वोल्ट कब होगा, ऑकर्स at t equals to 3/2 सेकेंड। ठीक है, और उस टाइम पे जो हमारा करंट आएगा I, वो हमारे पास आएगा 1 एम्पियर, वो हमारे पास आ जाएगा 1 एम्पियर फाइनल करंट। अच्छा, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक बार ग्राफ को। सबसे पहले तो यहीं पे ड्रॉ कर लेता, बाकी पार्ट को मैं सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो ड्रॉ करने के लिए थोड़ा जगह चाहिए होगी। ये I है, ये T है, तो सबसे पहले T 3/2 सेकेंड तक हमारा करंट जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा विद द स्लोप ऑफ 2/3। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, and at t equals to 3/2 सेकेंड यहां पर जो हमारा हो जाएगा, this will be my 1 ampere। current is in ampere, t is in second। ठीक है, now as t is just greater than 3/2 सेकेंड, तो ये वाला Rx जो है वो हमारा, ये वाले पे अभी भी 1 ओम ही है। ठीक है, ये वाला मेरा अभी 2 ओम बन जाएगा, ये वाला अब जो है वो मेरा 2 ओम बन जाएगा। यानी नाउ जो हमारा सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये 1 है, ये 1 है, और ये जो है वो मेरा 2 है। इसके अक्रॉस मेरा V जो है वो कनेक्टेड है। तो सेम कर, यहां पे ये हाफ है, ये हमारा 2 है, तो 5 पार्ट पे अगर मैं डिवाइड करूंगा, 4 पार्ट यहां पर जाएगा, 1 पार्ट यहां पर जाएगा, यानी यहां पे इसके अक्रॉस जो हमारा ड्रॉप होगा वो होगा हमारा V/5, और ये हमारा हो जाएगा 4V/5। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट जो हमारे पास आएगा अब, that will be 5/2 ohm। So current I will be simply equals to V by this, यानी V क्योंकि T है तो 2T/5 एम्पियर। एंड नाउ ट्राई टू रियलाइज, एक करंट पे सडन बदलाव आएगा ड्यू टू द सडन चेंज इन रेजिस्टेंस, एंड इसका वैल्यू T 3/2 अगर मैं पुट करता हूं तो 0.6 आएगा। एग्जैक्टली पे तो वैलिड नहीं है, तो करंट विल ड्रॉप अ वैल्यू एट 0.6 और यहां से वो चालू करेगा अपनी ग्राफ को। उसके बाद इससे कम स्लोप में इंक्रीज करेगा, डेफिनेटली इससे कम स्लोप में डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि अब जो स्लोप है वो 2/5 है, तो ग्राफ हमारा इस तरीके से चलेगा।
अच्छा, ट्रू इल v by 5 लेस देन और इक्वल्स टू 1, यानी v लेस देन और इक्वल्स टू 5 वोल्ट, यानी v अगर 5 वोल्ट है तो t बेसिकली हमारा 5 सेकेंड है, एंड उस टाइम पे जो हमारा करंट होगा दैट विल बी 2 एम्पियर। तो करंट यहां से हमारा इंक्रीज करेगा समथिंग लाइक दिस टू द वैल्यू, यहां पर हमारा 5 सेकेंड है, और करंट यहां पर इंक्रीज करेगा 2 एम्पियर तक। ठीक है, एंड उसके बाद एज t ग्रेटर देन 5 सेकेंड जो हमारा सर्किट बन जाएगा, यहां पर अब मेरे पास सारे के सारे RX मेरा 2 वोल्ट का बन जाएगा, एंड यहां पर हमारा V है, बाकी और तो कोई खतरा नहीं है, यहां पे हमारा 2 वोल्ट बन चुका है। एंड अब अगर हम देखें इसके अक्रॉस ड्रॉप जो हुआ है वो उस टाइम पे V/3 का हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 10 वोल्ट तक हमारा चलता रहेगा यही वाले तरीके से, इस पे तो कहीं पर कोई इशू नहीं है। सो यहां पर जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 3 ओम, तो करंट जो होगा दैट विल बी सिंपली T/3 एम्पियर। ठीक है, तो 5 पे करंट पे एक अचानक से ड्रॉप आएगा, 5/3 होगा, यानी 5/3 मतलब 1.66। ठीक है, सो बेसिकली आई हैव अ ड्रॉप एट द वैल्यू ऑफ 5/3 यहां पर 5 सेकेंड पे, और ग्राफ का स्लोप यहां पे और डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते हुए 10 सेकेंड तक हमारा चलेगा। 10 सेकेंड पे फाइनल वैल्यू जो होगा अगर हम देखें तो यह होगा 3.33 एम्पियर। तो ये हमारा 10 सेकेंड की कहानी है। 10 सेकेंड पर ग्राफ जो है वो इस तरीके से करंट का हमारा प्रोसीड किया है, जो हम साफ साफ देख सकते हैं। और अब जो है हमारा वोल्टेज डिक्रीज करना चालू करेगा, एंड ट्राई टू रियलाइज इसके अक्रॉस अभी हमारा V/3 है, और इसके अक्रॉस मेरा अब 2V/3 है। यहां पे ध्यान देना, लॉजिकली 1 से 2 बनना और 2 से 1 बनना सेम नहीं है। वोल्टेज का ग्राफ भले ही सिमेट्रिक हो, जो एमीटर का रीडिंग का करंट का ग्राफ होगा वो मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, सो ये करते 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 ध्यान दो, कब हमारा वापस 1 ओम लेगा। पहले कौन 1 ओम लेगा? देखो इसके अक्रॉस ड्रॉप डेफिनेटली ज्यादा है, तो ये तो 2 ओम के 2 ओम ही रहने वाला है। ये दोनों पहले 1 ओम बनेगा। ठीक है, सो दिस इज ट्रू फॉर हमारा V/3 is greater than 1, यानी V greater than 3 वोल्ट। जब तक ना हमारा V 3 वोल्ट को टच करता है तहीं पर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, V जब तक ना हमारा 3 वोल्ट को टच करता है, 3 वोल्ट से ज्यादा के लिए ये चीज हमारा ट्रू है। अगर 3 वोल्ट जो होता है वो कहां पे होगा, यानी T जो है वो हमारा है 17 सेकेंड। T जो है that happens at 17 सेकेंड, और करंट जो आएगा I that will be simply V/3 एम्पियर। ठीक है,
फाइनली जो हमारा करंट आएगा वो आएगा 1 एम्पियर। फाइनली जो हमारा करंट आएगा दैट करंट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो try to realize this graph will be like this, and this happens at 17 seconds. Now जैसे ही t equals to 17 सेकेंड होगा तुरंत इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज मेरा 1 वोल्ट बन जाएगा और तुरंत मेरा जो सर्किट बनेगा वो ध्यान देना वापस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ये 1 है, ये 1 है और ये हमारा 2 है। और आर इक्विवेलेंट वापस मेरा बन जाएगा 5/2 ओम। तो करंट जो हो जाएगा दैट विल बी 2V/5। तो V यहां पर मेरा 3 होगा। V जब मेरा 3 होगा, ठीक है, उस टाइम पे जो करंट का हमारा वैल्यू आएगा दैट विल बी 1.2। 1.2 लाइज समवेयर इन बिटवीन द टू। तो यहां से हमारा गेज ग्राफ जो है वो हमारा चालू होने वाला है। ये ज्यादा स्लोप के साथ डिक्रीज करेगा, ध्यान देना चाहता हूं जो कब तक होगा। नाउ ट्राई टू रियलाइज यहां पे हमारा V है तो अब मेरा ये 4V/5 होगा। एंड नाउ दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। अगर 4V/5 ग्रेटर देन 1 है यानी V ग्रेटर देन 1.25 वोल्ट है। तो 1.45 वोल्ट तक हमारा चलता रहेगा। अच्छा T जो है वो हमारा क्या है, इस पे T का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी 18.75 सेकेंड। तो यहां पर जो हमारे पास, अच्छा बाय द वे करंट कितना आएगा, यहां पे अगर हम देखें तो 2/5 इंटू 1.25, ठीक है, दैट इज 5/4 यानी 0.5। तो करंट जो है वो इससे थोड़ा सा नीचे आएगा मेरे पास, ठीक है। यहां पर हमारा ओपन होगा तो दैट विल बी 18.75 एंड आफ्टर दैट अगर हम ध्यान दें, आफ्टर दैट हमारे पास क्या होगा, व्हेन T इज इक्वल्स टू 18.75 सेकेंड हो जाएगा, हमारा सर्किट तुरंत इनिशियल वाले पे कन्वर्ट हो जाएगा, सारे वैल्यूज 1 हो जाएगा और अब भी जिंदगी भर ये 1 ही रहने वाला है क्योंकि वोल्टेज तो और कम होने वाला है। तो आर इक्विवेलेंट, अब जो मेरा आर इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 3/2 ओम। तो करंट आई इनिशियली जो हमारे पास आएगा 1.25 इंटू 2 तो 2.5/3 दैट विल बी 0.83 एम्पियर। तो करंट का वहां पर एक सडन राइज होगा, दैट लाइज समवेयर इन बिटवीन 1 and 0.6। तो यहां पर मैं एक लाइन बना लेता हूं। तो करंट जो है वो मेरा यहां से एक सडन जंप मारेगा एट 18.75 and at 20 seconds this current will become 0.833 ampere. So these are the यहां पे वैल्यू लिखना भूल गया मैंने, this is 0.5. So this is the current versus time graph. This graph is not going to be symmetric, ठीक है, क्योंकि 1 से 2 जाना और 2 से 1 जाना यहां पर सेम बात
डेफिनेटली नहीं है। ढंग से एक बार पूरा क्वेश्चन को वापस देखो, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, लुक एट दिस क्वेश्चन। यहां पे हमारे पास एक 3 वोल्ट का बैटरी है और मेरा एक मिली एमीटर इस तरीके से कनेक्टेड है और यहां पे रेजिस्टेंसेस है R1 एंड R2 एज शोन और बीच में एक रियोस्टेट कनेक्टेड है और वेरिएबल रेजिस्टेंस RX। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है। अब RX को मैं 0 टू इंफिनिटी अगर वेरी करवाता हूं तो एमीटर का रीडिंग जो है वो हमारा वेरी करता है बिटवीन 0.75 मिली एम्पियर टू 1 मिली एम्पियर। तो R1 एंड R2 का वैल्यू हमें निकालना है। अच्छा, RX अगर मेरा 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे अगर हम ध्यान दें R इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये R1 और R2 पैरेलल होगा, ये R2 और R1 हमारा पैरेलल हो जाएगा एंड वो दोनों हमारे पास सीरीज आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इफ वी सी विल बी सिंपली 2 टाइम्स R1 और RX को जब मैं इंफिनिटी कर दूंगा तो सर्किट यहां से हमारा ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आएगा, ये भी सीरीज, वो दोनों आपस में पैरेलल। ऑब्वियस बात है, ये R1 और R2 का HM है, हार्मोनिक मीन है, ये R1 और R2 का अरिथमेटिक मीन है। तो ये डेफिनेटली हमारा बड़ा है, यानी जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हम लगाएंगे तो सर्किट का हमारा रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हमारा बड़ा भी है। तो अगर हम ध्यान दें यहां पर, ये हमारा जो रीडिंग को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये 0.75 मिली एम्पियर को करस्पॉन्ड कर रहा है और ये जो हमारा करस्पॉन्ड कर रहा है, ये हमारा 1 मिली एम्पियर को कर रहा है। अच्छा, ध्यान देना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.75 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू R1 प्लस R2 बाई 2, that will be 3 volt. So this is my 3/4, 3 gone. तो R1 प्लस R2 अगर हम ध्यान दें, मैं किलो ओम पे लिख दूं तो सिंपली इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 8 किलो ओम। तो यहां से अगर हम ध्यान दें, यहां से तो 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इंटू 2R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो मेरे पास अगर हम ध्यान दें, R1 प्लस R2 8 किलो ओम है, तो R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 जो हमारे पास आएगा, ये 8 किलो में यहां पर पुट कर दो, सो दैट विल बी 24 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो ओम स्क्वायर। ठीक है, सो सिंपली 8 किलो ओम है। तो मैं अगर ऐसे देख लूं, एक X है और एक Y है, तो बाहर में जाए किलो ओम का लफड़ा, X प्लस Y मेरा 8 है, सॉरी 24 सोई ना आएगा, हाँ बाई 2 भी तो करना पड़ेगा, सॉरी ये 12 है, सॉरी ये 12 है, और XY जो हमारे पास आ जा रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू 12। नाउ वी कैन सिंपली सॉल्व इट। ठीक है, एंड बाय द वे ऑब्जर्वेशन से हमारे पास आंसर आ जा रहा है, अदरवाइज तुम x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल लो, उससे आ जाएगा। बाकी तो बाय द वे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आ जा रहा है, x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 6। तो ऑब्वियसली बात है R1 और R2 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है वो तो हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो एक चीज तो मैं बोल सकता हूं, the two
resistances are 2 kilo ohm and 6 kilo ohm. Pretty simple and straightforward. Okay? Okay दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दो। मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंसेस है R1, R2 एंड R3 और मेरे पास एक बैटरी उसको करंट सप्लाई कर रहा है और 2 आइडियल एमीटर्स हमारा कनेक्टेड है एज शोन और उन दोनों का रीडिंग जो है वो है मेरा 0.2 एम्पियर एंड 0.3 एम्पियर। मैंने ऑब्जर्व किया इन 3 में से कोई 2 को एक्सचेंज करने पर ये करंट जो है उस पर अगर हमारा चेंज नहीं आ रहा है तो सवाल यहां पर ये है जो हमारा जो बैटरी करंट प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा कितना होगा। नाउ सबसे पहले लेट्स सी, मान लो बैटरी जो करंट प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा I है, तो यहां पे अगर 0.2 चला गया है तो यहां पर जो होगा वो होगा I माइनस 0.2। ठीक है, तो यहां से I 0.2 हमारा एंटर कर रहा है, यहां पर हमारा I जो है वो I माइनस 0.2 एंटर कर रहा है और यहां पर एग्जिट कर रहा है 0.3। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाला और ये वाला हमारा सेम पोटेंशियल पे है क्योंकि आइडियल एमीटर के थ्रू कनेक्टेड है। तो यहां पर जो हमारा करंट होगा, दिस इज द एग्जिटिंग करंट एंड अप्लाइंग KCL, दिस विल बी 0.3 माइनस दिस, यानी 0.5 माइनस I। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर से हमारा एंटर कर रहा है इतना, यहां का करंट जो है वो है I माइनस 0.3 और फिर यहां का करंट जो है वो हमारा I हो जा रहा है। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम है जो कौन सा 2 को ऑल्टर कर रहा हूं। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों पे करंट जो है वो तो हमारा इक्वल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इन दोनों पे करंट जो है वो तो हमारा किसी भी हालत पर इक्वल हो ही नहीं सकता है। मतलब R1 कैनॉट बी इक्वल टू R3। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज कर ले। तो R1 and R3 cannot be exchanged। ठीक है, ये दोनों पे तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है किसी भी हालत पर। तो एक्सचेंज जो हुआ है, एक्सचेंज जो किया हुआ है वो हमारा हुआ है आइदर R1 एंड R2 और R2 एंड R3। ये बात तो निश्चित है। सो नाउ R1 एंड R2 मान लो मैंने एक्सचेंज किया और उसके बाद सर्किट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो दैट सिंपली एक ही तरीके से पॉसिबल है अगर R1 और R2 ये दोनों का वैल्यू जो है वो हमारा इक्वल हो। नाउ ऑब्वियस बात है ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है। देखो ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल पे कनेक्टेड है। ठीक है, उसके अंदर ये दोनों का करंट किसी भी हालत पर सेम नहीं हो सकता है। सेम पोटेंशियल ड्रॉप पाने के लिए R1 और R3 के अक्रॉस, R1 और R3 तो कभी इक्वल नहीं होगा, तो उनका एक्सचेंज पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा ना। यहां पर ये दोनों का करंट इक्वल हो सकता है, ये दोनों का करंट इक्वल हो सकता है, यानी एक पॉसिबिलिटी है R1 और R2 इक्वल हो, उस कारण पे एक्सचेंज पे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल ड्रॉप हमारा सेम होना चाहिए, तो दोनों में करंट भी हमारा सेम होना चाहिए। विल बी 0.5 माइनस I, यानी I जो हमारा हो जाना चाहिए दैट विल बी 0.35 एम्पियर। ये करंट होना चाहिए सर्किट पे। अगर हमारा R1 और R2 एक्सचेंज हुआ है तो एक पॉसिबिलिटी ये है जो सर्किट पे करंट है वो मेरा 0.35 एम्पियर है, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है जो
R2 एंड R3 एक्सचेंज करने से फर्क नहीं पड़ा है, तो R2 विल बी इक्वल्स टू R3. सो ऑब्वियसली बात है, उस वाले केस पे इन दोनों में करंट जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए, यानी 0.5 माइनस आई मस्ट बी इक्वल्स टू आई माइनस 0.3. तो आई जो होगा वो होगा 0.4 एम्पियर. तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एक्सचेंज से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बैटरी हो सकता है 0.35 एम्पियर प्रोवाइड कर रहा हो या फिर 0.4 एम्पियर प्रोवाइड कर रहा हो. दोनों पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली है ही है. ओके दोस्तों, लुक एट दिस सर्किट. यहां पर है एमीटर A1, यहां पर है एमीटर A2, यहां पर है एमीटर A3. तीनों हमारा आइडियल एमीटर्स है और ये हमारा सर्किट है. तो यहां पर तीनों एमीटर पे रीडिंग्स जो है वो हमें निकालना है. रेजिस्टेंसेस जो है वो हमें दे रखा है. सबसे पहले ट्राई टू रियलाइज वन थिंग. दिस 3 आर इन सीरीज पैरेलल एंड 1 2 4 आर इन पैरेलल. ठीक है, और वो कॉम्बिनेशन जो है वो इस बैटरी के साथ डेफिनेटली हमारा सीरीज पे है. ठीक है, वो हमारा इस कॉम्बिनेशन के साथ डेफिनेटली हमारा सीरीज पे है. सो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 1 किलो ओम. और यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो 1 + 1/2 + 1/4, यहां पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 4/7 ओम, 4/7 किलो ओम. तो टोटल जो हमारा आर इक्विवेलेंट है सर्किट का, तो आर इक्विवेलेंट विल बी सिंपली 1 + 4/7 किलो ओम. So that will be simply equals to 11/7 किलो ओम. तो जो हमारा करंट फ्लो करेगा यहां पर से बैटरी जो करंट प्रोवाइड करेगा I, तो I मेरे पास सिंपली आएगा 3.3 डिवाइडेड बाय 7/11, दैट विल बी 2.1 मिली एम्पियर. करंट I जो आएगा वो आएगा सिंपली 2.1 मिली एम्पियर. ठीक है, अच्छा, नाउ 2.1 मिली एम्पियर जो होगा वो सबसे पहले यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां से हमारा 0.7 जाएगा, यहां पर हमारा 0.7 जाएगा और यहां पर हमारा 0.7 जाएगा. अच्छा, ऑब्वियसली बात है बैटरी में ये सर्किट से जो एग्जिट करेगा वो भी हमारा 2.1 करना चाहिए. और अब अगर मैं इसके रेशियो में डिवाइड करूंगा तो 4:2:1 पे डिवाइड होगा. तो 7 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं 0.3, तो इसका 4 पार्ट इसको देना है 1.2, 0.6, 0.3. ये हमारा करंट हो जाएगा मिली एम्पियर में. ठीक है, अच्छा, तो मान लो यहां पर जो करंट आ रहा है वो आ रहा है मेरा I1. ठीक है, यहां पर जो मेरा करंट आ रहा है वो मान लो है अपवर्ड I2, और यहां पर जो हमारा करंट जा रहा है वो मान लो हमारा है I3. I1, I2 और I3 इनका रीडिंग्स है. सबसे पहले ये वाले नोड पर अगर मैं ये वाला नोड पर ध्यान दूं तो ये वाले नोड पे मेरे पास आएगा 0.7 प्लस I1, दैट विल बी इक्वल्स टू 1.2 प्लस I3. ठीक है, समझ में आया? एंड अब अगर मैं ये वाले नोड पर ध्यान दूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं नोड पर ध्यान दूं तो ये वाले नोड पर हम देख सकते हैं जो 0.7 मैं एक छोटा सा गलती किया हूं, यहां पे आइडियल नहीं था, सॉरी मैं लिखने में गलती कर दिया हूं, सॉरी, आइडेंटिकल, सॉरी दोस्तों, मैं अभी ध्यान दिया, नियर आइडियल एमीटर्स था, सॉरी.
सारे का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है जो सर्किट को प्रैक्टिकली डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी वो वाला तुम मान सकते हो जो पैरेलल और सीरीज में है, बहुत ही ज्यादा कम है, नियर आइडियल है, बट आइडेंटिकल है, यानी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जो है वो तो हमारा है, ठीक है ना। हाँ राइट। अच्छा, अब अगर मैं ये वाले नोड पर चेक करूं तो 0.7 यहां से एंटर कर रहा है और यहां से एंटर कर रहा है I3 प्लस I3, ठीक है, और जो यहां से एग्जिट कर रहा है वो है मेरा 0.3 प्लस I2, ठीक है। अच्छा, तुम ये वाले नोड को लिख के वापस कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा ये दोनों इक्वेशन का ही सम आने वाला है। तुम करना चाहते हो करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, उससे जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, करके देख लो चाहे तो। ये वाला नोड को लिखोगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा, यहां पे हमारा I1 और I2 का रिलेशन आएगा और I3 जो है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। देखना चाहते हो देख लो, सुनो, यहां से मैं फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं, जो I1 माइनस I3 0.5 है, और यहां से मैं लिख सकता हूं I2 माइनस I3 0.4 है। एंड अब अगर मैं यहां पर लिखूंगा 0.7 प्लस I2 इज 0.6 प्लस I1, तो मेरे पास आ जाएगा I1 माइनस I2 0.2। इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर 0.1, इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो, एग्जैक्टली वही आ जा रहा है I1 माइनस I2 0.1। तो यहां पर करके कुछ नया हम नहीं निकाल पाएंगे। अब मैंने उसको चेंज क्यों किया था वहां से मालूम पड़ेगा। ये आइडेंटिकल नियर आइडियल एम्बिटर्स है, सो इनका सबका जो वेरी स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो हमारा इक्वल होगा। तो यहां से यहां जो ड्रॉप होगा R इंटू I2 होगा, और यहां से यहां ड्रॉप जो होगा वो R इंटू I1 होगा, और वो ड्रॉप और A3 के अक्रॉस ड्रॉप सेम पॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है, वो तो हमारा इक्वल होना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान दें, जो R I2 प्लस R I1 that will be R into I3, यानी I1 प्लस I2 that must be equals to I3। सॉरी फॉर द मिस, ठीक है। ये आइडेंटिकल नियर आइडियल था, ठीक है। नियर आइडियल होने का फायदा ये है, पैरेलल पे मान सकते हो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रैक्टिकली कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बट एग्जैक्टली आइडियल होने पे प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम ड्रॉप वाला इक्वेशन लिख ही नहीं पाएंगे। इस बात पे हम ध्यान दें। अच्छा, सो अब क्या है हमारे पास, अब सबको I3 के टर्म्स में लिख दो। तो I1 को मैं लिख सकता हूं 0.5 प्लस I3, और I2 को मैं लिख सकता हूं 0.4 प्लस I3, दैट इज इक्वल्स टू I3, यानी I3 मेरे पास आ जाएगा 0.9 एम्पियर। माइनस मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो हमने करंट का डायरेक्शन एज्यूम किए हैं वो उल्टे डायरेक्शन पर है। तो I1 जो होगा, हमने सारे डायरेक्शन गलत लिए हैं, I1 जो होगा 0.5 माइनस I3 यानी माइनस 0.4 एम्पियर लिख दिया, मिली एम्पियर, 0.4 मिली एम्पियर। एंड I2 जो हमारे पास आएगा दैट विल बी माइनस 0.5 मिली एम्पियर। तो द रीडिंग्स आर 0.4, 0.5 एंड 0.9 मिली एम्पियर्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुका है, राइट। ओके दोस्तों, अब एक नया डिवाइस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसे जो सिलेबस पे नहीं है तो मैं अलग से इसलिए नहीं पढ़ाया, बट प्रेटी सिंपल है, ध्यान दो। इट इज कॉल्ड एन ओम मीटर। Ohm meter is basically a resistance measuring device, and a galvanometer can be simply converted using a ohm meter as shown। मैं एक बैटरी कनेक्ट करता हूं, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करता हूं, उस गैल्वेनोमीटर का जो हमारा IG है वो हमारा है 2 मिली एम्पियर, और जो हमारा अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है हमारा 20 ओम, ठीक है ना।
ये जो सर्किट पे एक कैपिटल R0 में कनेक्ट करता हूं जो नोन रेजिस्टेंस है, और उस पे जो दो टर्मिनल है वो दोनों टर्मिनल पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को मैं कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक है। नाउ जब हम R को प्लेस करते हैं, ये हमारा वो गैल्वेनोमीटर का स्केल है, रादर देन करंट यहां पे R के टर्म्स में मार्क्ड है। देखो मेजर तो वो करंट ही कर सकता है, मेजर जो है वो तो हमारा करंट ही कर सकता है। ठीक है, बट वो मार्क रेजिस्टेंस पे है। यहां पर जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 ओम कनेक्ट करूंगा तो मेरा इतना है, और जो हमारा इनफाइनाइट ओम है वो इनफाइनाइट ओम पे, अगर कैपिटल R हमारा इनफाइनाइट ओम होता है तो ये जो दोनों के बीच में एंगुलर पोजीशन है वो है हमारा 120 डिग्री। मैंने देखा जब मैंने वो वेरिएबल रेजिस्टेंस R मैंने लगाया तो यहां से जो मेरा थीटा है वो थीटा 90 डिग्री बनता है। तो सवाल यहां पर ये है जो हमारा कैपिटल R का वैल्यू कितना है। अच्छा ध्यान देना, जब कुछ कनेक्ट नहीं करके रखोगे फिर तो ये ओपन सर्किट है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वो तो हमारा इस तरीके से देने वाला है। अच्छा, व्हेन R is equals to 0 ohm, ठीक है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी फुल स्केल I पास थ्रू इट, इसके थ्रू जो है वो हमारा फुल स्केल करंट जो है वो हमारा पास कर रहा है जब R हमारा 0 ओम है उस टाइम पे। और फुल स्केल करंट हम जानते हैं दैट इज सिंपली 2 मिली एम्पियर। तो व्हाट आई कैन राइट इज 20 डिवाइडेड बाई R0 प्लस, यहां पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं था, यहां पे तो 0 था, 20 ओम, that will be 2 into 10 to the power of -3। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो R0 plus 20 will be simply equals to 2 into 10 to the power 2 तो खत्म हो गया, 10 to the power 4 ओम। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास जो R0 होगा दैट R0 विल बी सिंपली 9980 ओम। ये हमारे पास है R0 की वैल्यू। तो 120 डिग्री जो है ये हमारा इक्वली ग्रेडेड है। तो सिंपल सी बात है, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री पर करंट अगर हमारा 2 मिली एम्पियर है तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर जो हमारा करंट होगा वो होगा 2 इंटू 90 बाई 120 मिली एम्पियर, दैट विल बी सिंपली 1.5 मिली एम्पियर। ये हमारा करंट आने वाला है, और ये तब हो रहा है जब मेरा रेजिस्टेंस जो है वो हमारा कनेक्टेड है। तो व्हाट आई कैन राइट इज 20 डिवाइडेड बाई R0 प्लस R प्लस 20, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। नाउ R0 प्लस 20 का वैल्यू आई नो, तो R0 plus 20 plus R, that will be equals to 4/3 into 10 to the power 4 ohm. And now this is R0 plus 20 is 10 to the power 4. So capital R की जो वैल्यू आएगी that will be 1/3 into 10 to the power 4 ohm, 3333 ohm. So that will be the value of resistance externally जो हमारा वहां पर कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन, उस पर ध्यान दो। क्या है?
दो ओम मीटर को हम लोग कैलिब्रेट किए हैं यूजिंग द सेम सेट ऑफ रेजिस्टेंसेस लाइक दिस। ये हमारा ऊपर का ओम मीटर है, उसके अंदर कुछ बैटरीज जो है वो नॉन आइडियल हो सकता है। ये R0 कुछ किया है, गैल्वेनोमीटर लिया गया है, पता नहीं कैसे किया है, क्या क्या वैल्यूज है मुझे कोई आइडिया नहीं है। और दूसरा एक ओम मीटर भी मार्केट पे अवेलेबल था, ये दूसरा ओम मीटर है, ओम मीटर 2, और दोनों को कैलिब्रेट किया हुआ है यूजिंग द सेम सेट ऑफ नोन रेजिस्टेंसेस जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे। कैलिब्रेशन किस तरीके से करते हैं ना, जो हमारा ओम मीटर, जब मैंने इस दोनों को पैरेलल पे कनेक्ट करता हूं अक्रॉस अ रजिस्टर कैपिटल R, अक्रॉस अ रजिस्टर कैपिटल R हम जब कनेक्ट करते हैं पैरेलल पे, तो पहला वाला रीडिंग देता है 30 ओम और दूसरा वाला हमारा रीडिंग देता है 60 ओम। तो सवाल यहां पर यह है, जो यहां पे असली में R का वैल्यू क्या होने वाला है। अच्छा, ओम मीटर काम कैसे करता है, सबसे पहले इस बात को समझो। ओम मीटर जो है वो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, इसको अगर मैं A और B बोल देता हूं, ठीक है, we compute VAB, वी मतलब वो मशीन जो है वो VAB कंप्यूट करता है। इट कंप्यूट्स I थ्रू ohm meter, it computes the current through ohm meter। तो जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी सिंपली VAB बाई I। इसी तरीके से तो हमारा ओम मीटर काम करेगा। ऑब्वियसली बात है, उसको तो नहीं मालूम है जो नीचे वाला भी करंट प्रोवाइड कर रहा है। ऊपर वाला जो VAB वो कंप्यूट करेगा, ये वाले ओम मीटर के थ्रू करंट कंप्यूट करेगा, दोनों को डिवाइड करके वो हमें R को रिपोर्ट करेगा। सो नाउ ट्राई टू रियलाइज, ये वाले के थ्रू करंट है मान लो I1। सो ऑब्वियस सी बात है VAB बाई I1 दैट इज इक्वल्स टू R1 यानी 30, और दूसरा VAB बाई I2 दैट विल बी 60। I2 यहां पे यहां का करंट है, बट उसको पहला ओम मीटर को मालूम नहीं था जो नीचे वाले से भी कुछ प्रोवाइड हो रहा है, नीचे वाले को मालूम नहीं था ऊपर से भी कुछ प्रोवाइड हो रहा है। बट असली में अगर हम सर्किट पे करंट देखने जाएंगे तो ये करंट आएगा I1 प्लस I2। तो जो ट्रू R होगा, ट्राई टू रियलाइज, दैट विल बी नथिंग बट VAB बाई I1 प्लस I2। अच्छा, I1 का वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, VAB बाई 30 प्लस VAB बाई 60। VAB गॉन, तो मेरे पास आ जाएगा 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 90 ओम, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 20 ओम। यानी जो ट्रू रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी सिंपली R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 एंड दैट विल गिव मी द 20 ओम। सो हमारा क्या क्या हो गया है, गैल्वेनोमीटर हो गया है, एमीटर हो गया है, और थोड़ा सा हमने ओम मीटर डिस्कस कर लिए, वो तो गैल्वेनोमीटर का ही मॉडिफिकेशन है। अब हम लोग और एक मॉडिफिकेशन देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। लेट्स सी।